रो मत पुष्पा, रो मत। जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? इसके अलावा आप कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। हे भगवान, माफ कर देना हमें। द लैंसेट, जो कि एक मेडिकल जर्नल यानी चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी पत्रिका है, सन 2012 में उसमें प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सालाना तकरीबन 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और उनमें से 20% भारतीय होते हैं, यानी हर साल 2 लाख आत्महत्याएं। क्या वजह हो सकती है? आंकड़े यह भी बताते हैं कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर लोग 16 से 20 साल तक की उम्र के होते हैं। माना कि 16 से 20 साल की उम्र अल्हड़ होती है, लेकिन 65 वर्षीय गोपाल दास और उनकी 60 वर्षीय पत्नी पुष्पा बेन ने इस उम्र में आत्महत्या जैसा दिल दहला देने वाला कदम उठाने की क्यों सोची? सुनने में अजीब लगता है, वृद्धावस्था में आत्महत्या। जिस उम्र में ज्यादातर बुजुर्ग सुकून का जीवन बिता रहे होते हैं, उस उम्र में यह वृद्ध जोड़ा मौत को गले लगाने पर क्यों आमादा था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुष्पा बेन और गोपाल दास को एक साथ यह भयानक फैसला लेना पड़ा? मैना उड़, कबूतर उड़, दादाजी उड़। उठ उठ, दादाजी कैसे उड़ सकते हैं? अरे रोशन, तेरे दादाजी तो ठीक से मुड़ भी नहीं सकते और तू उनको उड़ा रहा है। कुछ भी है। चलो दादाजी एक बार फिर से खेलते हैं। खेलेंगे खेलेंगे, पर पहले ये तो देख दादी तेरे लिए क्या लाई है। दादी जी दो ना प्लीज। ये लो। थैंक यू दादी। ना जाने कैसी बीमारी है, मेरे बच्चे को लग गई तो। बहू, तेरी सास को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो फैल जाए। हम रोशन का ख्याल रखते हैं। ख्याल होता तो एक चॉकलेट नहीं देते आप इसे। 65 साल की उम्र हो गई आपकी, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि चॉकलेट खाने से बच्चों के दांत खराब होते हैं। ये क्या, फिर सुबह सुबह महाभारत शुरू हो गई आप लोगों की? देखिए ना, कितनी बार मना किया इनको, लेकिन बार बार इसे छूते हैं, इसे किस करते हैं। मेरे बच्चे को कोई बीमारी हो गई तो? महेश, तू तो जानता है तेरी माँ को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे रोशन का नुकसान हो। समझाओ ना इन्हें। सू समझाऊं? ठीक तो कह रही है रीमा, बच्चा है, उसे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और चलो इन्फेक्शन ना भी हो, भगवान के लिए प्लीज आप मेरे बच्चे से दूर रहा कीजिए, बल्कि हम सबसे दूर रहा कीजिए। चल बापूजी, कभी तो समझ से काम लीजिए, हर वक्त घर में कलेश। महेश, क्या महेश? कितनी बार समझाया तुझे कि तेरे दादा दादी के पास मत जाया कर, लेकिन तू है कि सुनता नहीं। तेरी मम्मी पापा क्या तुझे प्यार नहीं करते? देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ। जब दादा दादी ने मुझे चॉकलेट दी तभी आपने मना कर दिया कि दांत खराब होते, तो आप मुझे चॉकलेट क्यों दे रहे हो? लेकिन बेटा, मम्मी वाली चॉकलेट से दांत खराब नहीं होते, दादा दादी वाली चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं। मुझे आपकी कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, आप झूठ बोलते हो। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक, सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? इन बुढ़ा बुढ़ी ने मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है। जी तो करता है जहर दे के मार दो दोनों को। पुष्पा, इतना बारीक काम तुम नहीं कर सकती हो। लो, मुझे दे दो। ये देखा? लो अब चलो खाना खा लेते हैं। अरे पहले उन्हें खाने दो, हम लोग बाद में खा लेंगे। क्यों? किसी ने साथ में खाने के लिए मना किया है क्या? महेश और बहू को हमारे साथ खाना अच्छा नहीं लगता। मेरी खांसी की वजह से उनको खाना बीच में छोड़ के उठना पड़ जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से मेरे बच्चे खाना ना ठीक से खा पाए। हम लोग बाद में खा लेंगे ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक ही रोटी? बहू, ओ बहू,
શું થયો? अरे एक ही रोटी बची है, काम वाली ने आज कम रोटियां बनाई थी। अब मैं क्या पूरा दिन बैठ के यही देखती रहूं कि काम वाली ने कितनी रोटी बनाई है? और वैसे ही बाबूजी, इस उम्र में रात को कम खाने से सेहत अच्छी रहती है। तू यहाँ बैठे बैठे क्या सुन रहा है? चल अंदर, जल्दी चल। पुष्पा रो मत, बहू को हमारी कितनी फिक्र है। वो हमारी भलाई के लिए सब कह रही थी। वैसे भी बुढ़ापे में रात को कम ही खाना चाहिए। चलो थोड़ा हंस लो, हंसो। अरे मुस्कुराने से तुम्हारी खूबसूरती कम नहीं हो जाएगी। रोशन, ले दूध पी ले बेटा। दादी, दादा, मैं आप दोनों के लिए दूध लेके आया हूँ। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी ने आप दोनों को ठीक से खाना नहीं दिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ बेटा, हम दोनों का पेट भरा हुआ है। देखो ना, बलून की तरह फूल गया है। और हमसे ज्यादा इस दूध की तुम्हें जरूरत है। चलो पियो। पर एक शर्त पे पीऊंगा। कैसी शर्त? हम दोनों मिलकर पिएंगे। ठीक है, पहले तू पी। कहते हैं गम और खुशी का चोली दामन का साथ होता है। जहां पुष्पा बेन और गोपाल दास के जीवन को जिल्लत और परेशानियों से भर देने वाले उनके बेगैरत बेटा और बहू थे, वहीं उन्हें खुशी देने वाला उनका पोता भी था, जो उनसे निश्चल प्रेम करता था। पर विडंबना देखिए, इस बुजुर्ग दंपत्ति को इतना भी हक नहीं था कि वो अपने पोते को खुलकर प्यार कर सके। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हमारे देश में 1018 से भी ज्यादा वृद्धाश्रम है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आश्रमों में कितने वृद्ध रहते होंगे। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें उनके अपने ही घर से बेहद क्रूरता के साथ निकाल दिया जाता है, और कुछ ऐसे जिनके पास घर तो होता है लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई संगी साथी नहीं होता। आज गोपाल दास और पुष्पा बहन का हाल भी लगभग ऐसा ही था। जरा सोचिए, उन माता पिता के दिल पर ऐसी हालत में क्या गुजर रही होगी कि जिस बेटे की परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनका वही महेश उनकी दुर्गति करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। सुनो, कल आकर अपना हिसाब कर लेना। क्यों मैम साहब, मेरी क्या गलती है? अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे। जा सकती हो तुम। और हाँ, पैसे ले जाना अपने। हाँ हाँ जाती हूँ, फिर बुलाओगे ना तो भी नहीं आऊंगी। अरे उषा, शू था वो? भाई को क्यों निकाल दिया? आप दोनों की वजह से। हम दोनों की वजह से? क्या किया है हमने? अब बापूजी, इतनी पगार तो नहीं है मेरी कि आप दोनों के साथ साथ उस भाई को भी पालूं। और वैसे भी आपने तो अपनी सारी सेविंग्स का पैसा, सारी पेंशन डिंपल की शादी पे खर्च कर दी और आकर बैठ गए मेरे सर पर बोझ की तरह। बोझ? तेरे बूढ़े माँ बाप तुझ पर बोझ है? हमने तो तुझे पालते वक्त, बड़ा करते वक्त कभी बोझ नहीं समझा। पैदा किया था तो पालना भी आप ही का फर्ज था। महेश, कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। वैसे भी मैं क्यों बहस कर रहा हूं आप दोनों से? सारा दिन आप घर पे करते क्या हैं? थोड़े हाथ पांव चलाएंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, समझे? और माँ जी, वैसे भी इस उम्र में एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। वो क्या है ना, सेहत अच्छी रहती है। बाबूजी, हम लोग बाहर जा रहे हैं। उम्मीद है लौटने तक घर का सारा काम हो जाएगा। चलिए। कोई बहाना मत बनाइएगा।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करो, जाके आराम करो। हाँ जाओ। कर लूंगी। मैं हूँ यहाँ पर, कर लूंगा काम। क्या क्या करेंगे आप? कर लूंगा। जा पुष्पा जाओ। आराम के बदले बर्तन मांज रही हो। हाँ? सुनेगी नहीं तू मेरी बात। आराम करने को कहा था ना मैंने। जा आराम कर, जा। अरे 2-4 ही तो बर्तन है, करके चले जाऊंगे। मैं करूंगा, जा तू। बहुत हो गया। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा आँख खोल। पुष्पा, पुष्पा। अरे विजय, मनोरमा, काजल, सूरज, अरे कोई है? क्या हुआ गोपाल जी? पुष्पा, पुष्पा बेहोश हो गई है। भाभी जी बेहोश हो गई? हाँ, कैसे? क्या हुआ? भाभी जी, भाभी जी, पुष्पा, भाभी जी उठिए। भाभी जी जरा इन्हें उठाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी। आइए, आइए। भाभी जी, भाभी जी आप यहाँ लेट जाइए। बीपी कम होने की वजह से चक्कर आ गया था, लेकिन अभी ठीक है। चलो, भगवान की कृपा से। अच्छा गोपाल दास जी, अब हम चलते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हे भगवान, पूरा काम ऐसे फैला हुआ है, किसी काम के नहीं दोनों। आज इनकी खैर नहीं। सुनो, बाबूजी क्या हुआ बा को? चक्कर आने से किचन में गिर गई वो। ये मैंने कुछ दवाइयाँ। डॉक्टर साहब, मुझे एक बहुत जरूरी फोन कॉल करना है, मैं आता हूँ अभी। बाबूजी, मैं बा के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। हाँ, ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इन्हें मंगवा लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस कितनी है? जी 200 रुपये। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपके बाकी के 150 रुपये में 2-3 दिन में दे दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं गोपाल जी, इसे रहने दीजिए, जब होंगे तब दे दीजिएगा। मैं कुछ दवाइयाँ भिजवा दूं? नहीं नहीं, मैं वो इंतजाम कर लूंगा उसका। धन्यवाद। पुष्पा, अगर तुम्हारी तबीयत की बात नहीं होती ना, तो मैं कभी तुम्हारे कान के बूटे नहीं मांगता। अब इन्हें बेचकर तुम्हारी दवाइयों का इंतजाम करना पड़ेगा। आप ही का तो दिया हुआ है सब कुछ, फिर मांगने में संकोच कैसा? मुझे माफ करना पुष्पा, माफ करना। किस्मत गई। आप लोगों की उम्र की तरह ये बिजली का बिल भी बढ़ता जा रहा है। कितनी बिजली खर्च करते हैं आप लोग? लेकिन बहू, हमारे कमरे में तो सिर्फ एक ट्यूबलाइट है और एक टेबल फैन है, उसमें कितनी बिजली खर्च होती होगी? होती है, खर्च होती है। एक तो आप दोनों के दोनों पूरा दिन घर में रहते हो,
ऊपर से ट्यूब और पंखा पूरा दिन चलता है। लेकिन अब तो ना ये पंखा चल रहा है ना ये ट्यूब जल रही है। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। ना रहेगा बांसुर ना बजेगी बांसुरी। ले जाने दो उसे पंखा। अरे 25 साल पहले हमारे घर में पंखा था क्या? तब क्या तुम मुझे गर्मी में सोने देती थी? सो जाओ। बहू और बेटे के जुल्म धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पुष्पा बहन और गोपाल दास की सहन शक्ति टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यही बात रीमा और महेश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो दोनों गोपाल दास और पुष्पा बहन को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहते थे, लेकिन क्यों? आखिर क्या चल रहा था उनके दिमाग में? ये बुजुर्ग दंपति अभी इस सवाल से जूझ ही रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों हक्के बक्के रह गए। दादी दादी, मम्मी ने आपके लिए हल्दी वाला दूध भेजा है। हल्दी वाला दूध? मारा बाटे? हाँ दादी। अच्छा दादा दादी, मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय। वाह, आज सूरज कहाँ से निकला? सुबह सुबह ये पंखा भी छोड़ के गई और अभी हल्दी वाला दूध तुम्हारे लिए। और भाई को भी रख लिया है वापस काम पे। बा, आपने दवाई ली कि नहीं? वो नहीं ली ना? मुझे मालूम था आप अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा बा, और दवाई ले लेना। अरे पुष्पा, हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने बापूजी को खीर दिया नहीं? जी अभी देती हूँ। जाओ जाओ जाओ। बापूजी, इसने बड़े प्यार से आप दोनों के लिए खीर बनाई है। अरे महेश बेटा, तुझे जो कुछ भी कहना है साफ साफ बोल ना। ये सब करने की जरूरत क्या है? बोल बेटा बोल। बापूजी, आप तो जानते हैं मेरी इतनी पगार नहीं है कि मैं एक और घर खरीद सकूं। इसलिए मुझे हमेशा रश्मि और रोशन के भविष्य की चिंता लगी रहती है। कल को मुझे कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या होगा? भगवान न करे कुछ ऐसा हो। आखिर बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है बापूजी, मैं चाहता हूं कि आप ये घर मेरे नाम कर दें ताकि मेरी बीवी और मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाए। बस इतनी सी बात के लिए संकोच कर रहा था? अरे गांडा, आ मारू घरे तारू घर छे ने। पेपर तैयार करवा, मैं साइन कर देता हूं। बापूजी, तुम्हारो ये उपकार मैं जिंदगी भर ना भूलूं। अरे हम उपकार सहनो बेटा। आज मैं आपको अपने हाथों से खीर खिलाऊंगा। अरे ये लीजिए बापूजी। बा, आप रोशन को अपने हाथ से खिलाइए ना। मेरे हाथ से तो ये खाता ही नहीं है। તમે શું બોલો છો? आप तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। क्या बात कर रहा है तू? अरे घर मेरे नाम रहे या मेरे बेटे के नाम, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो दोनों तो इस बात के इंतजार में हैं कि कब आप ये घर उनके नाम करें और वो आपको निकालकर घर से बाहर करें। तू गलत सोच रहा है विजय। ये वो काई नहीं। कैसे इंसान है आप? इतना सब सहकर भी ये बोल रहे हैं। एक बार उन्होंने आपको और भाभी जी को घर से निकाल दिया तो आप क्या करेंगे? सड़क पर सुलाएंगे भाभी जी को या किसी वृद्धाश्रम में ले जाएंगे? सोचिए, ये उन दोनों की चाल है। गोपाल दास जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। अरे बापूजी, कहाँ रह गए थे आप? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने पेपर्स रेडी करवा लिए। आइए साइन कर दीजिए।
क्या हुआ बाबूजी? तबीयत ठीक नहीं है? क्यों थियो? आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? कुछ बोलिए बापूजी, क्या बात है? बात यह है, मैंने इन पेपर्स पर साइन करने का मेरा विचार बदल दिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि जिस तरह से तुम्हें अपनी पत्नी और बेटे की चिंता है ना, ठीक उसी तरह से मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। कल अगर हमारे बीच कोई झगड़ा हो गया और तुमने हमें घर से निकाल दिया तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? सही कह रहा हूँ बहू। तुमने हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद कौन सी उम्मीद रखूं मैं तुम दोनों से? पर बापूजी, कल तो आपने मुझसे वादा किया था। आपने वादा किया था ना मुझसे? वादे तो तुमने भी बहुत किए थे बेटे बचपन में, याद है? बापूजी आप फिक्र मत कीजिएगा, आपको कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। तुमने अपने वादे पूरे किए नहीं ना? बस बहुत हो गया बुड्ढा बुड्ढी का नाटक, अब और नहीं। वाह, तमीज से बात कर। तमीज से तो आप दोनों को बात करनी चाहिए अपनी बहू से। शायद आप लोग पेपर नहीं पढ़ते। आजकल ना जाने कितने सास ससुर दहेज की मांग में जेल की सजा काट रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? हमने कब दहेज मांगा? मुझे कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है आपको। बस पुलिस स्टेशन में जाके एक छोटी सी दरख्वास्त देनी है कि मेरे सास ससुर मुझ पर दहेज के लिए जुल्म करते हैं। और हाँ बाबूजी, इस केस में 3 महीने तक जमानत भी नहीं होती। 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। अगर इन पेपर्स पर साइन नहीं हुए तो मुझे मजबूरन आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करानी पड़ेगी। अरे ये बारिश भी अचानक। बहू, 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 ताला क्यों लगा दिया? बहू खोल दे। पुष्पा, पुष्पा, देखिए पुष्पा, अरे बहू ये क्या कर रही हो तुम? अरे पुष्पा भीग रही है, बीमार पड़ जाएगी। रहम करो, छोड़ दो उसे। महेश, महेश देख बहू ने क्या किया है। तेरी माँ बाहर भीग रही है, उसे बंद कर दिया है। अरे वो बीमार पड़ जाएगी महेश, बीमार पड़ जाएगी। बहू को बोलना छोड़ दे उसे। छोड़ देंगे बापूजी, आप ये पेपर साइन कर दीजिए, वो छोड़ देगी उन्हें। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूंगा। नहीं। अगर साइन नहीं करेंगे तो आज अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को मरता हुआ देखेंगे। छोड़ उसे। अगर पुष्पा को कुछ भी हो गया ना तो मैं अभी का अभी पुलिस स्टेशन में जाके आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दूंगा। हाँ, कहते देता हूँ मैं। दे मुझे। पुष्पा, पुष्पा, छोड़ दे। ये मैं पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूं आप दोनों को। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो याद रखना आप दोनों हवालात में नजर आओगे, हवालात में। हाँ, मुझे बहुत जुल्म करते हैं, मुझे रोज मारते हैं, रोज जलील करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी वो लोग मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। देखिए आप घबराइए मत। और आपका आपके माता पिता के बारे में क्या कहना है? मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब। ये दहेज मांगने का सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। पहले तो मैं चुप रहा, ये सोच के कि मेरे माँ बाप हैं, लेकिन जब आज उन्होंने इस पे केरोसिन डाल के इसे मारने की कोशिश की तो मुझसे रहा नहीं गया। ठीक। अरे क्या बात है गोपाल दास जी? इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? देखिए इन दोनों के ऊपर अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप।
आपको किसी ने गलत खबर दी है इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये पुलिस की कार्रवाई है, आप बीच में ना पड़े तो ही ठीक है। आइए गोपालदास जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए आइए। आप लोग को शर्म नहीं आती? बहू को परेशान करते हैं और वो भी दहेज के लिए। आपको कोई गलत खबर मिली है इंस्पेक्टर साहब? हमने तो आज तक अपनी बहू के साथ कभी बदतमीजी भी नहीं की। मैडम सब यही कहते हैं, और जब एक बार हवालात की हवा खा लेते हैं ना तो अकल ठिकाने पे आ जाती। हम सच कह रहे हैं साहब, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, यकीन कीजिए हमारा। देखिए मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू मत दिखाइए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत केस देखे हैं। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी बहू झूठ बोल सकती है लेकिन इनका बेटा झूठ क्यों बोलेगा? देखिए आपकी बहू यहाँ पर केरोसिन से भीगी हुई आई थी, रोती हुई आई थी। कोई अपनी बहू पे इस तरीके का जुल्म करता है क्या? अरे दहेज का पैसा लेके उस उम्र में आप जाएंगे कहाँ? इस बार तो मैंने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है, इसलिए मैं आप दोनों को वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, और अगली बार अगर कंप्लेंट आई ना तो लंबे समय के लिए अंदर डाल दूंगा। ना जाने कैसी बीमारी है, कैसी बीमारी है। बच्चे को लग गई तो, बच्चे को लग गई तो, बच्चे को लग गई तो। अब क्या मैं पूरा दिन बैठ के यही देखती रहूं कि काम वाले ने कितनी रोटियां बनाई हैं, कितनी रोटियां, और एक दिन कम खा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आपने तो अपनी सारी सेविंग्स का पैसा, सारी पेंशन डिंपल की शादी पे खर्च कर दी और आकर बैठ गए मेरे सर पर बोझ है, 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 मेरे सर पर बोझ है। तमीज से तो आप दोनों को बात करनी चाहिए अपनी बहू से। शायद आप लोग पेपर नहीं पढ़े। आजकल ना जाने कितने सास ससुर दहेज की मांग में जेल की सजा काट रहे हैं, किस 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 सजा काट रहे हैं। आपकी बहू यहाँ पर केरोसिन से भीगी हुई आई थी, रोती हुई आई थी। अरे दहेज का पैसा लेके उस उम्र में आप जाएंगे कहाँ? 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 इनकी बहू झूठ बोल सकती है लेकिन इनका बेटा झूठ क्यों बोलेगा? 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 भाभी जी, शो करो छो तुम्हें, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं जीना मुझे इस दुनिया में, नहीं जीना। भाभी जी आप भी कमाल करती हैं, इनको रोकने के बजाय इस पाप में आप इनका साथ दे रही हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं भाई साहब, अब हम दुनिया का सामना नहीं कर सकते। बस कीजिए, अगर मरना ही हर मुसीबत का हल होता तो ये सलाह सबसे पहले मैं आपको देता। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? कोई बताए मुझे। मेरे बेटे और बहू ने जीने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जेल में जाने से तो अच्छा है मैं भगवान के पास चला जाऊं। आपके मरने से क्या होगा? आपका मंदिर जैसा पवित्र घर आपका बेटा और बहू हड़प लेंगे। नहीं चाहिए मुझे घर, नहीं चाहिए। ठीक है, आपको घर नहीं चाहिए, लेकिन आपके इंश्योरेंस के पैसे जो आपने अपने बेटी और पोते के लिए बचा के रखे हुए हैं, आपकी आत्महत्या करने से वो पैसे उनको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं, जहां मैं जी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। धीरज रखिए गोपालदास जी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। घर चलिए भाभी जी, घर चलिए। जीना तो दूर, गोपाल दास और पुष्पा बहन का मरना भी दुश्वार हो गया था। बहू और बेटा जीने नहीं दे रहे थे, और अगर मरना चाहें तो ये सोचकर मर नहीं सकते थे कि सगे संबंधी मुसीबत में पड़ेंगे और हाथ से जाएगा इंश्योरेंस का वो सारा पैसा जो उन्होंने अपने पोते के भविष्य के लिए बचाया था। ऐसे में इंसान क्या करे? रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? कलेक्टर साहब से मिलना है। नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। जाने दीजिए ना। नहीं आप नहीं जा सकते। आप
और ऐसा मत कीजिए। अरे क्या हो रहा है ये? सर ये अंदर जाना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट है आपके पास? जी अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन अर्जेंट काम है, मिलना बहुत जरूरी है। नहीं ऐसे अंदर नहीं जा सकते। क्या जरूरी काम है? मरने के लिए परमिशन चाहिए उनसे। क्या सुना भाइयों? क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये यहाँ कलेक्टर साहब से मरने की इजाजत मांगने आए हैं। अरे बाबा चलिए यहाँ से, यहाँ नहीं मिलती है परमिशन कोई भी। मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ मैं, जाने दीजिए ना। अरे चलिए बाबा, यहाँ कुछ नहीं है। बुलाइए कलेक्टर साहब को, बुलाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये लोडेड है, गोली चल जाएगी। तो अच्छा ही है, मैं मरना ही चाहता हूँ। अरे मैं बुलाता हूँ। कलेक्टर साहब, बाबा हम आपकी मदद करेंगे। कलेक्टर साहब, क्या हो रहा है? बाबा मर जाऊंगा मैं। बाबा अब गन दे दीजिए। गन नहीं दूंगा, खुद को मार दूंगा और अपनी पत्नी को भी मार दूंगा, जब तक आप मुझे आत्महत्या करने की परमिशन नहीं देंगे। मरने की परमिशन? देखिए, अगर हिंदुस्तान के प्रावधान में ऐसी कोई चीज होती भी तो भी मैं आप लोगों को इस चीज की इजाजत नहीं देता। देखिए, मरना किसी चीज का हल नहीं है। हर कोई यही कह रहा है कि मरना किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन दूसरा हल क्या है ये कोई नहीं बता रहा। अगर हम खुद नहीं मरेंगे तो हमारा बेटा बहू एक दिन हमें मार डालेंगे। आप घबराइए मत। आप लोग किस एरिया में रहते हैं? बजरिया थाने के अंदर। हाँ, थाना बजरिया के इंस्पेक्टर से मेरी बात कर रही है। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब, रमेश उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते नमस्ते। आपके एरिया में मिस्टर गोपाल दास पारेख और श्रीमती पुष्पा पारेख रहते हैं जी। उनकी बहू ने हाँ मेरे सामने ही बैठे हैं। सिक्योरिटी। यस सर। ले जाओ इन दोनों को। चलिए आइए मैडम जी। अरे क्या कर रहे हैं आप? बस यहाँ के मरने का नाटक करते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं। ले जाओ इन दोनों को। लेकिन हमारी बात सुनिए। हमारी बात तो सुनिए कलेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए। मना क्या था ना कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना। हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, हमारा विश्वास कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ज्यादा नाटक मत करना, कलेक्टर ऑफिस में बहुत नाटक कर चुके हो तुम लोग। अरे पहले ये तो बताइए हमने किया क्या, उसके बाद चाहे फांसी पर चढ़ा दीजिए आप। अच्छा, तो बहू को मौत के घाट पहुंचाने के बाद पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है? बहू को मौत के घाट? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम कि वो तुम्हारी हरकतों के कारण अस्पताल में पड़ी है? बहू अस्पताल में है? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर, बताइए ना, बात क्या है? जी आप लोग कौन? सर हम लोग रीमा पारिक के माता पिता हैं। वही रीमा पारिक जो कुछ दिन पहले आपके पास अपने सास ससुर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी। सर हमारी बेटी की जान खतरे में है, आप हमारे साथ सिटी हॉस्पिटल चलिए। क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मेरे सास ससुर ने मुझे आज फिर बहुत मारा। दहेज के नाम पर मुझे घर से निकालने की धमकी दी। बस ये सबसे परेशान होकर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। झूठ है, ये सरासर झूठ है। हमारा बेटा और बहू मिलकर हमें फंसाना चाहते हैं। आज तो हमारी उनसे बात भी नहीं हुई है। कितनी बार झूठ बोलोगे? अरे थकते नहीं हो तुम लोग? जब पता चला तुम्हारे अत्याचार के कारण बहू केमिकल पी के अस्पताल में भर्ती है तो कलेक्टर साहब के पास जाकर नौटंकी करने लगे। हमारा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जब हम घर से निकले तो बहू बिल्कुल ठीक थी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है और मैं तुम लोगों को एक मौका दे चुका हूं, अब और मौके नहीं। बस मत दिए हमें मौका, नहीं चाहिए हमें आपके दिए हुए मौके, नहीं चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हमने बहुत जुल्म किए अपनी बहू पर। हर रोज उसको दहेज न लाने की वजह से मारते थे हम। कई बार हमने उसको जान से मार डालने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकलती थी। इंस्पेक्टर साहब, हमारे इस पाप की सजा दीजिए, जितनी जल्द हो सके हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए साहब, चढ़ा दीजिए। इससे शर्मनाक बात और क्या होगी?
कोई भी अपने माँ बाप के खिलाफ इस हद तक कैसे गिर सकता है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन ऐसा हुआ। गोपाल दास और पुष्पा बहन दहेज उत्पीड़न के आरोप में एक बार फिर हवालात पहुंच चुके। लेकिन सवाल यह था कि क्या रीमा ने वाकई आत्महत्या की कोशिश की थी? इसका जवाब रीमा की मेडिकल रिपोर्ट में बंद था, जिसका पुलिस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी, आप लोग कौन? हम गोपाल दास जी के पड़ोसी हैं। कैसे आना हुआ? हम ये कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब कि जो असली गुनहगार है वो तो बाहर घूम रहा है और आपने बेगुनाहों को अंदर बंद करके रखा हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरी सोसाइटी जानती है कि गोपाल दास का बेटा और बहू उन पर कितना जुल्म करते हैं। कोई जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता होगा। वो दोनों आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। देखिए, क्या है कि कानून इमोशंस पे नहीं चलता और ना ही कोई किसी को फंसाने के लिए केमिकल पीता है। फिर भी अगर वो बेकसूर है तो जल्द रिहा हो जाएंगे। देखिए, जब तक रीमा की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर, रीमा पारिक की मेडिकल रिपोर्ट क्या लिखा है मेहता? सर, मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार रीमा पारिक ने केमिकल तो पिया है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। देखो मेहता, मरने वाले को जहर की मात्रा का ध्यान नहीं रहता कि वो कम पी रहा है या ज्यादा। वैसे और क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? सर, कुछ खास नहीं। केमिकल पीने का टाइम लिखा हुआ है। क्या टाइम है? यही कोई 3 से 3:15 के बीच में। आर यू श्योर? यस सर, ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? क्या हो सर? एक मिनट बता। मेहता, इसने केमिकल पिया है 3 सवा 3 बजे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है 2:50 पे। कुछ तो गड़बड़ है मेहता। चल बता, जल्दी बता, वरना उल्टा टांग के इतना मारूंगा ना कि एक दिन में सारे संस्कार सीख जाएगा। बता था, कल मैंने माँ और बापूजी के रूम के बाहर उन्हें बात करते हुए सुना। मैंने सारे रास्ते अपना लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो क्या करेंगे हम? सिर्फ एक उम्मीद बची है अब। कैसी उम्मीद? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब वही हमारी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। क्या वो लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए हैं? ऐसा हुआ तो तुम लोग फंस जाओगे। एक तरीका है मेरे पास बचने का। एक काम कीजिए, आप दोनों पुलिस स्टेशन जाइए और जाके कंप्लेंट लिखवाइए कि मेरे माँ बाप से परेशान होके आपकी बेटी ने केमिकल पी के मरने की कोशिश की। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कैसे आएगा कि मैंने केमिकल पिया है? क्योंकि तुम केमिकल पियोगी। महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सच में मर गई तो? एक घूंट पीने से कोई नहीं मरता, और वैसे भी हम हॉस्पिटल में ही तो हैं। अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर संभाल लेंगे। लो पियो। अरे, और इस तरह से हमने माँ और बापूजी को फंसाने का प्लान बनाया। तेरी वजह से मुझे 2 शरीफ बुजुर्गों के साथ बदसलूकी करनी पड़ी। गोपाल दास जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ हो तो मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आप क्या कह रहे हैं ये आप जानते? आप ये बात नहीं समझेंगे इंस्पेक्टर साहब। बच्चे माँ बाप का कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए बापू, बाप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। महेश को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अफसोस काफी देर हो चुकी थी। वृद्धावस्था में माता पिता को घर से निकाल दिया जाने और बिना आर्थिक इंतजाम के उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिए जाने के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लागू किया गया। और अगर बुजुर्गों को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित किया जाता है तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 और वेलफेयर एक्ट के तहत अपने अधिकारों के लिए अदालत में अर्जी दायर कर सकते हैं और अपना सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस ने भी लगभग हर राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की है, जैसे कि बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में 1090 और दिल्ली में 1291। हमारे देश में भारी मात्रा में ऐसे मामले हैं जहां डाउरी एक्ट के सेक्शन 498 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का गलत इस्तेमाल किया गया है। कितने शर्म की बात है कि सदियों से चली आ रही दहेज की कुप्रथा
और उसके कारण होने वाले महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, उसी का आज गलत इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी महिलाओं द्वारा। सावधान इंडिया ऐसे लोगों और समाज में बढ़ रही इस मानसिकता की निंदा करता है। अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, क्योंकि एक दिन आप और हम सभी बुजुर्ग होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।